एक कवि ने तो इतनी लंबी कविता सुनाई तो बोले कि घड़ी देखते हुए कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं घड़ी नहीं देख पाया। तो सामने बैठा श्रोता बोला, पीछे लटका हुआ कैलेंडर तो देख लेता। दिन बदल गया। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने बैठा एक श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया। उस कवि पे बाकायदा हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुन के एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसी कविताएं भी लिख रखी है इन्होंने, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। आज हम पूज्य माता जी के पास बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और वास्तव में मेरे पुनर्जन्म के कोई ऐसे योग रहे होंगे, देवी योग रहे होंगे, कि मैं इतनी दिव्य अनुभूति, इतनी दिव्य आत्मा के पास बैठा हूं। मैं चाहूंगा एक बार इस अद्भुत दृश्य के लिए आप, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगन धरा का खिली हुई फुलवारी है, और फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर मां की ममता भारी है। और यकीन मानिए ये ममता 5000 वर्ष तक बनी रहेगी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। मैं बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहा हूं। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले, ऐसा कुछ नहीं है मफतलाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। ब्रह्म कुमारी वालों, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को आती नहीं। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्तियां पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते, आदमी कुत्ता होता है। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला, तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूछ और आंखों में पानी। और सुनो, गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। विज्ञान ये कहता है पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती है, सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी। आनंद से रहिए, कोई चिंता तनाव नहीं, लेकिन यही वो नारी शक्ति है, माताएं हैं, बहनें हैं, जो पुरुषों के जीवन को स्वर्ग से सुंदर भी बनाती है। एक बार जोरदार तालियां इस नारी शक्ति के लिए। यकीन मानिए, चीन के पास अगर श्रम की शक्ति है, अगर अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, अगर जापान के पास तकनीक की शक्ति है, अगर इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, तो हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास परिवार की, संस्कार की, संस्कृति की शक्ति है, जो यहाँ देखने को मिल रही है। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, किंतु उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। तो मैं चाहता हूं कि हर कवि अपना बेहतर सौंप रहा है, और सबसे अच्छी बात है आज सुना बड़ा अच्छा जा रहा है, आप पूरी ऊर्जा से सुन रहे हैं। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पे इतने अच्छे जागृत श्रोता, ऊर्जावान श्रोता मिलेंगे। मैं चाहता हूं फिर से एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए आप। मैं कहूँगा, हे माँ शारदे, तू हमें प्यार दे, आनंद लोक में, इस शांति वन में जो साधक कविता का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में। अच्छा, आप पहले से ही समझ गए अब कौन सा शब्द आने वाला है। इसका मतलब कविता तो आप भी कर लेते हैं, फिर हमें क्यों बुलाया? हमें तो आज एक पत्रकार पूछने आए थे, बोले अजातशत्रु जी, हमने आपको टेलीविज़न पे देखा है, सुना है, आज आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा क्या? बोले आदमी और नेता में क्या अंतर है? मैंने कहा आदमी अगर कोशिश करे करता रहे तो एक दिन नेता बन जाता है, लेकिन नेता अगर लाख कोशिश करे जिंदगी में कभी आदमी नहीं बन सकता। तो यहाँ जो है, यहाँ तो दिव्यात्माएं हैं। यहाँ इस परिसर में, मैंने पूर्व में कह दिया, कवियों का सौभाग्य है
कि वो लोग आज यहाँ पे अपनी बात भी करेंगे, आध्यात्म की बात करेंगे और कुछ लोग हंसाएंगे भी आपको। क्योंकि जैसा ओशो ने कहा था कि जब हम किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं। तो हम ईश्वर की आराधना ही, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग बना देता है। देखिए, निर्मल होना बहुत ज़रूरी है, आत्मा से निर्मल होना। और आज मैं देख रहा हूँ आप सब इतने, ये निर्मलता ऐसे ही नहीं आती है। अच्छे अच्छे पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति निर्मल नहीं होते हैं, लेकिन आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ मैंने किताबें कम पढ़ी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चेहरे खूब पढ़े। लोग अखबारों के आदी हो गए, वरना चेहरों पर भी क्या लिखा नहीं। लोग अखबारों के आदी हो गए, वरना चेहरों पर भी क्या लिखा नहीं। और ये नहीं कहता कि मैं अंधों में था, अरे आंख वालों ने मुझे देखा नहीं। तो जरा मन भर के सुनिए। और इसलिए भी जरूरी है कि अहंकार का त्याग कर दीजिएगा। जीवन में अगर कहीं बचा हो, तो यहां तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं, आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार। मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। उदय प्रताप जी की पंक्तियां मुझे याद आ गई है। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। परिणाम पूछना, ऐसी पंक्ति मैंने जीवन में कभी पढ़ी नहीं, आपने सुनी नहीं होगी। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, और एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक रामबाण पे चढ़ाता चला जाता है। तो कविता वही काम करती है। हिंदी के कवि आपने बुलाए हैं, हम तो आपके बहुत आभारी हैं। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। रानी पटरानी दासी के समान लगती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छी है, पढ़ाइए उनको आप, लेकिन अपनी माँ से भी तो परिचित करवाइए हिंदी से। रानी पटरानी दासी के समान लगती हैं, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से। देवनागरी है वो लिपि जिसमें लिखी जाती है, बच्चे जानते नहीं है। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी। और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। अपनी भाषा के संस्कार है। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। अब जो नारी शक्ति है उनकी तालियां आमंत्रित करता हूं अगली पंक्ति पे। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर, भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी। तो आइए, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, सच कह रहा हूं मैं, इतने अच्छे श्रोता अगर देश के मफतलाल जी हर कवि सम्मेलन में हो जाए तो कवि सम्मेलनों के भाग्य बदल। इतने अच्छे श्रोता मिलते नहीं है। मैं तो दीदी से अनुरोध करूंगा, ये व्यक्तिगत मेरी प्रार्थना है कि आप इन श्रोताओं का कभी कभी निर्यात कीजिए। जैसे हम कवि सम्मेलन करते हैं उदयपुर में, तो दीदी 5 बसें यहां से भिजवा दीजिए। उन बसों का खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता पूरे देश में जरूरत, ताकि हिंदी का भाग्य बने और भविष्य बने, कवियों का भाग्य बने और इनके लिफाफे थोड़े मोटे हो जाएं। क्योंकि हमें बुलाने वाले मफतलाल जी, मफतलाल जी से पैसे मांग ही नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में पहली बार मफतलाल जी ने यहां पे मुद्रा खर्च की है। तो मफतलाल जी के लिए भी एक बार तालियां बजाएं आप, और इन तालियों में इन्हें ज्ञान दीजिए कि मुद्रा थोड़ी और खर्च किया करें। अच्छा सुन रहे हैं आप। देखिए, कवि लोग आपको हंसाने आए हैं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी है। मैं सच कह रहा हूं, जीवन में एंजॉय का ग्राफ बढ़ाए। अब तो आप लोग तो वही काम करते हैं, आप भी मनहूस चेहरों पे
मुस्कान बिखेरने का काम यदि कोई करता है तो ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय करता है। तो ये बहुत जरूरी है। मनहूसियत जिन चेहरों का श्रृंगार करती है वहां पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो चूंकि ये कवि आपको हंसाने आए हैं, आपने कभी जीवन में किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। किसी गधे को हंसता हुआ देख लो तो यकीन मानिए, विश्वास कर लेना, वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है। और किसी मनुष्य की हंसी यदि गायब हो जाए तो समझ लीजिएगा